हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। स्वागत है आपका परफेक्ट टीचिंग बाय पूजा गुड़िया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी क्लास 9 के मैथ्स को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी सीरीज में हम एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं, जो कि है यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। भाई, ये चैप्टर इतना मतलब हवा है बच्चों के बीच में कि पता नहीं भाई इस चैप्टर में तो क्या ही आता, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना। मैथ्स में जब थ्योरी आती है ना तो थोड़ा सा हमारा दिमाग घूम जाता है, और ये वही है कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं हमें तो प्लस माइनस की आदत होते हैं और हमें रटने के लिए दे दिया। लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी रटना नहीं है। इतना प्यारा चैप्टर है, इतना छोटा सा चैप्टर है कि हम एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अपने एग्जांपल्स भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, जितनी भी इसमें थ्योरी है वो सारी पढ़ेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे। लेकिन समझ के साथ याद करेंगे, ये नहीं सिर्फ रट लिया और भूल गए, नहीं। प्रॉपर समझेंगे क्या बात कही गई है। और जब आप समझेंगे ना आपको ये लगेगा क्या ही है भाई इस चैप्टर में, ये तो हम हमेशा से ही पढ़ते आए हैं, सिर्फ लिख के दे दिया गया। बस इतनी सी ही बात है इसमें, जो आपने पढ़ा है सब कुछ वही है, बस इस चैप्टर में वो अलग से लिख के दे दिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक मजेदार चैप्टर की। और आज के बाद ना आपको इस चैप्टर में डर नहीं लगेगा इस चैप्टर से कि भाई ये क्या आ गया। मैं आपको ये तक बताऊंगी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको कैसे अटेन करना है जिससे आपके फुल मार्क्स आ सके। बिल्कुल छोटा सा तरीका होता है जिससे हम अपने फुल मार्क्स ला सकते हैं इस चैप्टर में। ना इतना बिल्कुल मच मच नहीं है, कैलकुलेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। मतलब देखो, कैलकुलेशन में तो हमारा क्या होता है, अगर प्लस माइनस हो गया तो भाई हमारा आंसर गलत आएगा, चला जाएगा हमारा नंबर। लेकिन इसमें क्या है ना, कोई कैलकुलेशन की गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि कैलकुलेशन करनी ही नहीं, सिर्फ एक चीज लिखनी है, उसी से मेरा पूरा का आंसर आ जाएगा और मेरा फुल मार्क्स मैं मतलब अपने सिक्योर कर सकती हूँ इस चैप्टर में। तो भाई मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगी कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे आपके फुल मार्क्स आएंगे, और सबसे पहली बात कि कैसे इस पेपर को, इसमें ये जो चैप्टर है इसको समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। भाई देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, और ये अगर इतनी छोटी छोटी चीजें हैं तो हमें अब क्यों पढ़ाई जा रही हैं, पहले क्यों नहीं पढ़ा। भाई ये चीजें छोटी है हमें इसलिए लग रही हैं क्योंकि आज ये सब हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब ये जो यूक्लिड सर जी थे, हमारे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये सारी बातें जो आज हम पढ़ेंगे ये सारी बातें इन्होंने बहुत पहले की थी, बहुत पहले यानी एंशियंट टाइम में, जब कोई मैथ्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, जब कोई ज्योमेट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, तो इन्होंने ज्योमेट्री को लेकर कुछ कुछ चीजें बताई। कुछ कुछ चीजें यानी इन्होंने हमें कुछ चीजें बताई थी कि भाई कोई चीज कैसे डिफाइन होती है ना। आप बोलते ये एक रेक्टेंगल है तो वो क्यों एक रेक्टेंगल है, क्यों उसका नाम हमने रेक्टेंगल, तो मतलब ये सारी चीजें इन्होंने डिफाइन की थी अपनी एक बुक में। तो जब जाके लोगों को ज्योमेट्री के बारे में कुछ कुछ चीजें पता चली थी, और आज इन्हीं की बातों को यूज करके हम बाकी पूरी ज्योमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, पूरी सारी ज्योमेट्री हम अपनी इन्हीं की बातों का प्रयोग करके पढ़ते हैं। तो आज तो हमें ये चीज बुद्धि सी लग रही है, बिल्कुल बुद्धू सी लग रही है कि ये क्या दे दिया भाई, हमें तो इन सबका पता ही है। लेकिन वो हमें पता है क्योंकि हम बहुत सालों से उसको पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लेकिन जब शुरू में जब किसी को कुछ नहीं पता था, कुछ पता ही नहीं था, आप ये ऐसे करके चलो कि आपने कभी ज्योमेट्री पढ़ी ही नहीं, आपने तो नाम ही आज पहली बार सुना है। तो उसके बाद जब आप ऐसे सोचोगे ना कि भाई मैंने ज्योमेट्री कभी नहीं पढ़ी, मैंने तो कुछ नाम ही नहीं सुना, मैं तो सब कुछ भूल गया उसके बारे में, आज मैं शुरुआत करूंगा। तो जब वो जहाँ शुरुआत करनी होती है वहां से जब आपको कोई नई चीजें मिलती हैं, तो वहां पे यूक्लिड सर जी ने एंशियंट टाइम में ये सारी चीजें बताई थी। तो उस टाइम ये चीजें ना बहुत मतलब बहुत रिसर्च करके, है ना, बहुत सारा दिमाग लगा के चीजें बनाई गई थी। लेकिन हमें आज समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी क्योंकि हम कुछ चीजें बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ हमें देखना है कि उन्होंने क्या क्या बताया था उस टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी थी। एक डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब भाई सीधी सी बात है, एक बिंदु वह है जिसका कोई हिस्सा नहीं है। अब आप बोलोगे मैडम ये क्या बात है, तो हमें पता ही है। हाँ, ये बात हमें पता है, लेकिन ये बात एंशियंट टाइम में लोगों को नहीं पता थी, हमें तो आज पता है। लेकिन पुराने जमाने में बिल्कुल जब से गणित की शुरुआत हुई उस टाइम पे लोगों को नहीं पता थी कि एक पॉइंट, इस बिंदु को पॉइंट बोलेंगे जिसका कोई इसे। अब भैया पॉइंट को और नहीं, वो इतना छोटा सा होता है, इसके हम ये नहीं बता सकते ये इसकी साइड है, इसका सेंटर है ना, ये इसके वर्टेक्स है, ये सब नहीं बता सकते। तो अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, एक बिंदु वह है जिसका कोई हिस्सा नहीं है। बात आई समझ में?
दूसरा इन्होंने क्या बोला, ये इन्होंने डेफिनेशन दे दी, परिभाषा दी थी। मतलब अगर पॉइंट में परिभाषा मैं बोलूँ कि पॉइंट क्या होता है, तो आप लोग पॉइंट क्या होता है भाई ऐसे लगा दी नोट, वो पॉइंट हो गया। नहीं, पॉइंट वो होता है जिसका कोई और अलग हिस्सा नहीं होता, जिसका कोई और पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या है, मैं पूछूंगी एक लाइन क्या है, लाइन आप ड्रॉ करके दिखा दो कि मैम ये लाइन है। नहीं भाई, अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ तो अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब एक रेखा चौड़ाई एक लंबाई चौड़ाई रहित एक रेखा है। भाई ये थोड़ा हिंदी में देख लेना, इसको लिखते हैं एक रेखा। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब जो हम लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब एक रेखा क्या है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं है, सिर्फ क्या है, लंबाई लंबाई। ठीक है, सिर्फ क्या है, लंबाई लंबाई है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन की डेफिनेशन हो गई। दूसरा, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि भाई ये जो एक लाइन है, इसके जो एंड्स है, मतलब ये जो आखिरी है, ये पॉइंट्स है। ये क्या है, पॉइंट्स है। देखिए, हमने लाइन अब तक पढ़ी थी, हम बताते थे कि भाई ये पॉइंट्स है, ये आगे कहीं तक भी जा सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो वही उन्होंने बोला है कि भाई ये एक पॉइंट है। बस ये इन्होंने तीसरी बात कही कि एक पंक्ति के छोर बिंदु, मतलब जो छोर है वो बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ इन्होंने बोला अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, मतलब एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो अपने आप में बिंदुओं के समान रूप में स्थित होती है। इसका क्या मतलब भाई, नहीं समझ आए, नहीं समझ आए, देखो मैं समझाता हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई लाइन और कुछ नहीं है, सिर्फ जो हमारे पॉइंट है ना, जो हमारे बिंदु हैं, उनको ही हमने ऐसे 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 मतलब बहुत सारे बिंदु हमने ऐसे 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 रख दिए हैं। तो जब ऐसे हमने ये बिल्कुल बिल्कुल पास पास है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, बहुत सारे पॉइंट है और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ये हमें एक लाइन जैसा जूम हो रहा है ना। तो बस ये यही बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत सारे बिंदुओं से मिलके बना। समझ आए, इन्होंने बोला है कि जो लाइन है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, बहुत सारे बिंदु आपस में इकट्ठे हो गए एक सीधी रेखा में, तो वो हमारी लाइन बन गई। और इसी से हमारा एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई बिंदु से ही शुरू हुई थी, बिंदु पे ही खत्म हो गई। यही तो इन्होंने बोला था कि जो एंड भी होता है वो बिंदुओं का ही होता है। ठीक है, बस यही बात इन्होंने हमें बोली थी। समझ आई, बिल्कुल नन्ही नन्ही बातें हैं। फिफ्थ है द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन, एक सतह के किनारे रेखाएं होंगी। क्या बोलते हैं भाई, आप देखो जैसे मेरे पास ये मेरी बुक, ठीक है, या ये मेरा बोर्ड है। अब बोर्ड की ये वाली चीज क्या है, सिर्फ ये देखते हो तो ये एक लाइन है। इस तरीके से ये क्या है, ये भी एक लाइन है। ये क्या है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। यही बोल रहे हैं कि कोई भी सरफेस है, कोई भी हमारी सतह है, ये हमारी सतह हो गई, ये हमारा सरफेस हो गया। ठीक है, इसके जो किनारे है ना वो और कुछ नहीं रेखाएं हैं। हाँ भाई, हमें दिख रहा है कि वो लाइन नहीं है ना, बहुत सारी लाइन आपस में मिल गई तो बीच में एक जगह बन गई, उसी को हमने सरफेस बोल दी, है ना। बस इतनी सी बात बोली है। छठी क्या बोली है, अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड विड्थ ओनली, एक सतह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई है। हाँ भाई, हम उसी को तो सरफेस बोल रहे हैं। भाई ये जो मेरा बोर्ड है ना, ये जो मेरा बोर्ड है, या आप एक पेज मान लीजिए, वो पेज में कुछ लंबाई है और कुछ उसकी चौड़ाई है, बस वही हमारा सरफेस बन गया। साधना है a plane, seventh a plane surface is a surface that line evenly with the straight line on itself। देखिए अभी वही वाली बात कर रहे हैं जैसे इन्होंने लाइन के बाद में की ना, कि भाई लाइन और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, बहुत सारे जो पॉइंट है ना वो इकट्ठे सीधे लगे हुए हैं और उनसे हमें लाइन रिप्रेजेंट हो गई। इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि सरफेस और कुछ नहीं है, जैसे ये एक जो सरफेस है ना, ये और कुछ नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी ऐसे 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 क्या है, लाइन बनी हुई है। या तो ऐसे मान लीजिए या ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसे 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 क्या है, लाइन बनी हुई है। हाँ भाई, ये तो हमें दिख ही रहा है ना। तो ये बात तो सच है ना, मतलब यहाँ ये जो पूरा एक सरफेस है, इसमें यहाँ पे कोई लाइन होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे ही इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब अपने आप में एक सरफेस के ऊपर बहुत सारी लाइनें होती है। तो हमें पढ़ के लग रहा है कि ये कैसे फुद्दू सी बातें कर रही है, तो सबको पता है। हाँ भाई, आज के टाइम में ये सबको पता है, लेकिन एंशियंट टाइम में जब यूक्लियस जी ने ये वाली चीजें दी थी, यूक्लियस जी ने जब ये वाली चीजें दी थी, तब सबको नहीं पता था, उनके बताने के बाद पता चला है, इसलिए हमें आज से सारी चीजें पता है। ठीक है, ये तो है कुछ डेफिनेशन, बस नॉर्मल सी डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेन होते हैं मेन। भाई इन्होंने क्या बोला था, ये कुछ तो इन्होंने डेफिनेशन दी थी, और इन्होंने क्या दिया था, और इन्होंने कुछ हमें यूनिवर्सल ट्रुथ दिए थे। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब इन्होंने हमें कुछ
सार्वभौमिक सत्य दिए थे। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं भाई? आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, जिसको हम ये नहीं कहते जैसे झूठ है। जैसे मैं बोलती हूँ 2 और 2 4 होते हैं, तो ये आप यहाँ बोल रहे हो इंडिया में तो भी 2 तो 4 होते हैं, आप अमेरिका में जाके बोल रहे हो कि 2 + 2 4 होते हैं, तो वो भी गलत थोड़ी ना बोलेंगे, वहां पे 5 थोड़ी ना होते हैं, यहाँ पे भी 2 ही होते हैं। मतलब ये एक ऐसी बात है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ सच ही होगी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है ना, तो ये बात सच है ना, ये हर जगह ईस्ट से ही राइज होता है, ये बात तो गलत नहीं है, आप कहीं चले जाओ। ठीक है, दूसरा, संडे के बाद मंडे आता है भाई, ये कोई गलत बात है? ये तो आप कहीं चले जाओ, दुनिया में कहीं चले जाओ, संडे के बाद सबको पता है मंडे आता है। मतलब ये ऐसी बातें हैं जिन पे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस ये सच है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कहीं भी जाओगे दुनिया के कोने में सच है। तो ऐसे ही जो हमारे यूक्लिड साहब थे, उन्होंने हमें 2 चीजें बताई जो यूनिवर्सल ट्रूथ थी। एक तो था हमारा एग्जिम्स और एक था हमारा पोस्टुलेट्स। क्या था? एक तो था हमारे एग्जिम्स और एक थे हमारे पोस्टुलेट्स। अब ये क्या बला है भाई? भाई ये कोई बला नहीं है, ये देखिए, एक तो था हमारा एग्जिम्स और एक था हमारा पोस्टुलेट्स। अब भाई ये हिंदी में क्या होते हैं? तो हिंदी में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं इन्हें एक तो हम स्वयं सिद्ध कह देते हैं, ठीक है, या हम इन्हें कह देते हैं अभिगृहित। अभिगृहित भाई ये ग है, ठीक है, अभिगृहित, और इसको हम कहते हैं अभिधारणाएं। पोस्टुलेट्स को बोल देते हैं अभिधारणाएं। ये हिंदी के शब्द ना बिल्कुल ये भाई यहाँ पे चंद्र बिंदु में वहां पे ए पे आएगा अभिधारणा। तो उसमें उन्होंने 2 बातें कही, यूनिवर्सल ट्रूथ की उन्होंने 2 बातें कही, जो उसको बोलते हैं हिंदी में सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, सार्वभौमिक मतलब भूमि पे कहीं भी चले जाओ वहीं पे ये बात सच रहेगी। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ। 2 चीजें बताई यूनिवर्सल ट्रूथ में, एक बताई एक्सियोम्स, एक बताई पोस्टुलेट्स। एक्सियोम्स को हिंदी में सेंसेस भी बोल देते हैं, अभिकृति भी बोल देते हैं, पोस्टुलेट्स को अभिधारणाएं बोलते हैं हिंदी में। अब ये क्या बला है भाई? एक्सियोम्स मैथ्स में मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई ये यूक्लिड आपने दी थी बिल्कुल सच है, ना हम इन्हें प्रूफ करेंगे ना और कोई बात, मतलब जो हमेशा सच होंगी, हमेशा सच, हमेशा सत्य, ऑलवेज ट्रूथ। ऑलवेज ट्रूथ इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स मतलब गणित में। ठीक है, हम गणित में इन्हें कहीं भी यूज करें ये हमेशा सच होगी, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, दे डोंट नीड प्रूफ, दे डोंट नीड बी प्रूफ। प्रूव मतलब इन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ की जरूरत नहीं होती। ठीक है, साबित करने की जरूरत नहीं है, की जरूरत नहीं। बस यूक्लिड साहब ने बोल दिया कि भाई ये बात साबित करने की जरूरत नहीं, ये बात सच है, तो हम मान लेंगे हाँ भाई ये बात सच है, हम इनको प्रूफ करके नहीं देखेंगे, आपने कह दिया हमने मान लिया। ठीक है, बस ये वाली ही बात है कि आपने कह दिया हमने मान लिया बस। ठीक है, और ये क्या है, ये देखो एग्जाम्स तो जो है ना वो पूरे गणित में यूज होंगे, कहीं पे भी पूरे गणित में। जो स्वयं सिद्ध है वो सारे गणित में, गणित के कितने भी टॉपिक हो अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। और जो पोस्टुलेट्स होते हैं, जो अभिधारणाएं होती है ना, वो स्पेशल हमारे ज्योमेट्री के लिए होते हैं, स्पेशल ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, विशेष रूप से ज्यामिति के लिए। ठीक है, ये स्पेशल फॉर ज्योमेट्री होता है, और ये विशेष रूप से ज्योमेट्री मतलब जो पोस्टुलेट्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते हैं। ठीक है, जो अभिधारणाएं होती हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए होती है। इतनी बात आपको समझ में आए? यूक्लिड जी ने हमें कुछ डेफिनेशन दी, वो हमने पढ़ ली। फिर हमने देखा कि यूक्लिड जी ने हमें कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ बताए, कुछ सार्वभौमिक सत्य बताए, और उन सार्वभौमिक सत्य को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
दो पार्ट में कौन से, एक तो पहला जिसको हमने एक्सोम बोला, जिसको हम पूरे गणित में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब अभिघेरते जिसको हम पूरे गणित में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उनको उन्होंने एक्सोम बोला। दूसरा था पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या है, अभिधारणाएं क्या है, जिनको हम सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते हैं, जिनको हम सिर्फ ज्योमेट्री के टाइम पे यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या है चलिए देखते हैं भाई। फर्स्ट ये देखिए, इन्होंने ये जो एक्सियोम्स दिए थे, स्वयं सिद्ध दिए थे, या इनको आप अभिकृति कह लीजिए, अभिगृहित। ठीक है, अभिगृहित ये क्या होते हैं भाई? इन्हें आपको ना भाई ऐसे के ऐसे ही याद रखना है, जैसे ये दिए गए हैं ना, आपको ऐसे नंबर भी याद रखना है इनको। क्या बोला गया है इसमें सबसे पहले, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें एक ही चीज के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर है। क्या बात है भाई, इसने बोला है कि मैं बोल रही हूँ ए इक्वल टू बी है, और फिर मैं बोल रही हूँ कि सी इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू सी हो। मतलब अब इन्होंने बोल दिया कि भाई जो कोई ए है वो बी के बराबर है, और फिर दूसरा बोला कि जो सी है वो बी के बराबर है, तो ए और जो सी है ना वो आपस में भी बराबर है। बस ये वाली लाइन बोल रहे हैं। अब हमने पढ़ा था भाई, ये तो हम पढ़ते ही नहीं आ रहे हैं, है ना, हम पढ़ते आ रहे हैं ना। जैसे मैंने बोल दिया एक्स इक्वल टू वाई है, जेड इक्वल टू वाई है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जेड, यही बात बोल रहे हैं। वो ये सिर्फ दो के लिए नहीं बोल रहे, 10 के लिए भी हो सकती है। मतलब अगर कोई 10 चीज, अलग अलग चीज किसी एक चीज के बराबर है, तो उस 10 की 10 आपस में भी बराबर होंगे। 10, 100, 1000 कितनी भी होंगे, सिर्फ दो के लिए, दो का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ ए इक्वल टू बी है, सी इक्वल टू बी है, डी इक्वल टू बी है, ई इक्वल टू बी है, एफ इक्वल टू बी है, तो मैं बोलूंगी ए इक्वल टू बी है, ये तो बोल दिया। फिर ए इक्वल टू सी भी है, ठीक है, फिर ए इक्वल टू डी भी है, ए इक्वल टू ई भी है, ए इक्वल टू एफ भी हो, तो ये सबके भी इक्वल होंगे इतनी। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाता है तो पूरा बराबर होता है। इसका क्या मतलब है भाई, अगर मैं बोल रही हूँ कि दो दो बराबर है दो की, ठीक है, और फिर मैंने इधर जोड़ दिया 3 और इधर भी जोड़ दिया 3, तो मेरा आंसर क्या आ गया 5। 5 मतलब यहाँ भी 5 आए, यहाँ भी 5 आए, तो ये भी तो 5 5 भी तो एक दूसरे के बराबर ही होंगे ना, है ना। तो देखिए इसमें बस यही बोला है कि कोई दो चीज इक्वल है। जैसे मैं बोल देती हूँ भाई मेरे में 10 किलो वजन है, और जो मेरी बच्ची है उसमें भी 10 किलो वजन है, लेकिन मैंने बहुत सारा ठंड में गूंद गूंद के लड्डू खाए तो मेरा 2 किलो वजन में बढ़ गया। अब मेरा हो गया 12, कितना बढ़ गया 2 किलो। और जो मेरी बच्ची है ना वो भाई बड़ी हो गई, तो उसने भी गूंद के लड्डू खाए, उसका भी 2 किलो वजन बढ़ गया, तो उसमें कितना हो गया 12। तो लास्ट में हम दोनों में सेम ही रिजल्ट रहा, मेरे में 12 उसमें 12, मतलब सेम ही बढ़ा ना। जब हम पहले से ही सेम थे, फिर हमने सेम ही वेट गेन कर लिया, तो हमारा लास्ट में भी रिजल्ट कैसा रहा, सेम ही रहा, हम दोनों ही 12 किलो के हैं। ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ, 12 किलो की नहीं। ठीक है, ये आपको समझाने जरूरत है। तीसरा देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। मतलब यदि किन्हीं दो बराबर चीजों में से कुछ बराबर घटा लिया जाएगा तो बराबर ही बचेगा। भाई आप लोगों के पास, जैसे मेरे पास 10 रुपए थे, आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, मैंने 5 की खाली चॉकलेट, आपने 5 की खाली ओएस खा लिए, ठीक है, अब मेरे पास बच गए 5 रुपए, तो आपके पास भी तो 5 रुपए बचे ना। 10 10 रुपए हम दोनों के पास थे, 5 रुपए मैंने खर्च कर दिए, 5 रुपए आपने खर्च कर दिए, और कितने बचे लास्ट में? फिर भी हमारे पास एक जैसे पैसे बचे, 5 और 5, लड़ाई की बजाय नहीं, है ना। तो वही बात है कि अगर इक्वल चीजों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट की जाएंगी तो लास्ट में जो बचेगा वो भी इक्वल ही बचेगा। आप बोलो मैम क्या पढ़ा है तुम्हें, ये तो हमने हमेशा से ही पढ़ा है, ये तो हमें वैसे ही पता है। हाँ भाई ये आप लोगों को पता है, लेकिन उस टाइम के लोगों को नहीं पता था, ठीक है, इसलिए ये उन्होंने चीजें बताई थी बस। लेकिन बस आपको ये याद रखनी है। फोर्थ है, थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। चीजें जो एक दूसरे के साथ मेल खाती है एक दूसरे के बराबर होती है। अब मेल खाते का मतलब यहाँ पे ये है कि एक चीज जब दूसरी चीज को पूरी तरह से ढक लेती है, जैसे हमारे दोनों हाथ, हमारी हथेलियां, एक हथेली जब हम दूसरी हथेली को एक हथेली पर रखेंगे तो हमारी नीचे वाली हथेली दब जाएगी ना, बिल्कुल ढक जाएगी, बिल्कुल कवर हो जाएगी, बोल दो किसी को कोई डिसेबिलिटी ना हो, है ना, पूरी तरह से ढक जाएगी, तो हम बोल सकते हैं हमारे दोनों हाथ क्या हैं, बराबर है।
है ना। हमारे दोनों हाथ क्या है, बराबर है। जैसे एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है। अगर मैं बोलती हूँ जो सरफेस ए है वो सरफेस बी को पूरी तरह से कवर कर लेता है, और जो सरफेस बी है वो भी सरफेस ए को पूरी तरह से कवर कर लेता है। इसका मतलब ये दोनों सरफेस आपस में बराबर, ठीक है, बस यही चीज है। चीजें जो एक दूसरे के साथ मेल खाती का मतलब यही है कि पूरी तरह से ढक लेना उस चीज को, तो वो एक दूसरे के बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर है द फूल इज ग्रेटर देन द पार्ट, संपूर्ण भाग से बड़ा, संपूर्ण भाग से बड़ा है। इसका क्या मतलब होगा, भाई देखो ये मेरा पिज्जा है, इसमें 4 स्लाइस है, मैंने इसमें से एक स्लाइस उठा ली, ठीक है, मैंने इसमें से एक स्लाइस उठा, तो आप ये बताओ ये स्लाइस बड़ी होगी या पूरा पिज्जा बड़ा होगा। ये पूरा पिज्जा बिना स्लाइस उठाए और ये पूरी स्लाइस, तो कौन बड़ा होगा। हमें साफ साफ दिख रहा है भाई पिज्जा बड़ा होगा। यही बात उन्होंने बोला है कि एक ही चीज का कोई भाग निकाल ले और वो पूरी चीज उससे बड़ी होगी, तो सबको पता है भाई। अब मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, मैंने उसको बाइट कर लिया, एक छोटा सा टुकड़ा आ गया, तो पूरा एप्पल और ये छोटा सा टुकड़ा इस एप्पल से बड़ा होगा, नहीं एप्पल बड़ा होगा। हाँ, बस यही बात उन्होंने बोली है कि किसी भी चीज का पूरा भाग उसके छोटे से भाग से बड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। छठा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, जो चीजें समान चीजों से दोगुनी है वे एक दूसरे के बराबर है। मतलब भाई जैसे 10 है, 10 का 2 गुना क्या होगा, 20, और इसी 10 का 2 गुना क्या होगा, 20, तो ये 20 20 भी तो आपस में बराबर होंगे ना। इन्होंने यही बोला है बस कि एक चीज के जो हाफ होंगे, एक चीज के जो हाफ होंगे वो एक दूसरे के, सॉरी 2 गुने होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। भाई एक चीज है 10, और 10 का 2 गुना 20 हो गया, दूसरी बार भी 10 का 2 गुना करेंगे तो 40 थोड़ी ना होगा, 20 ही तो होगा ना। तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो बस वही बात है। सातवां है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन, मतलब भाई ये जो 10 है इसका आधा करो कितना होएगा, 5। अब यही फिर से यही 10 है, इसका आधा करो कितना होगा, 5। अब की बार 6 तो नहीं हो जाएगा, 7 तो नहीं हो जाएगा, 11 तो नहीं हो जाएगा, नहीं, हर बार 5 ही रहेगा। तो 5 5 तो इक्वल ही होंगे ना, बस यही इन्होंने बात की। देखा कितनी छोटी छोटी चीजें थी जो हमें तो ऐसे ही आती हैं, बस लिख दी गई है ना। और बस बस कंडीशन ये है कि ये आपको ऐसे कैसे याद करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ऐसे कैसे। जो डेफिनेशन बताई थी उन्हें आप कैसे भी याद कर लो, पहले को 10 पे कर लो, कैसे भी कर लो, ऊपर नीचे कैसे। लेकिन जो एक्सेंट्स है इनको आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उनको एज इट इज यूज करेंगे। तो पहली क्या थी भाई, कि जो चीजें किसी तीसरे, दो चीजें अगर तीसरे के इक्वल हैं तो वो चीजें आपस में भी इक्वल हैं। दूसरी, अगर एक चीज में और एक चीज आपस में बराबर है और उनमें कुछ बराबर बराबर जोड़ दिया जाता है तो भी उनका रिजल्ट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तीसरा क्या था, दो बराबर चीजें हैं, कुछ बराबर उनमें से घटा दिया तो वो आपस में फिर भी बराबर रहेगा रिजल्ट। तीसरी ये थी। चौथी क्या थी, कि जो चीजें एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, दो चीजें अगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, सिर्फ दो नहीं इसमें 10 हो चाहिए, तो अगर वो चीजें एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, एक दूसरे से मेल खाते, एक दूसरे के कंसाइन है, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है। पांचवी क्या थे, कि जो पार्ट है ना वो हमेशा पूरे भाग से बड़ा होगा। हाँ भाई, है ना। छठी क्या थी, कि कोई एक चीज है उसका जब हम डबल करेंगे और उसका हम दोबारा भी डबल करेंगे तो वो डबल भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। सेवेंथ क्या थी, कि कोई चीज है उसका हम अगर आधा करेंगे, है ना, आधा करेंगे तो वो जो आधा आएगा वो भी, चाहे आप कितनी बार आधा कर लो, हमेशा सेम ही रहेगा। बस यही बात है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बस आपको ये एज इट इज याद करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तो हमारे एग्जाम्स थे, हमारे सब्जेक्ट थे, हमें अभी देखते थे। ये सारी चीजें हम कहीं पे भी यूज करते हैं, इक्वेशन में भी तो यूज करते हैं, हम करते हैं ना इक्वेशन में से। कई बार अपने इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, पिछले जब हमने लीनियर इक्वेशन किया था, हर बार किया तो था, कहीं पे 0 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। जो बहुपद का सोल्यूशन निकाल रहे थे वहां पे भी तो कर रहे थे ना। तो मतलब हम इन चीजों को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं पूरे मैथ्स में, एग्जाम्स पर। ठीक है, अभी क्रिएटिव को। लेकिन फिर आते हैं हमारे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स यानी अभिधारणाएं। अब इन्होंने ये अभिधारणाएं 5 दी हैं हमें। एग्जाम्स तो हमारे साथ थे और पोस्टुलेट्स हमारे 5 है। लेकिन ये जो अभिधारणाएं है ना, ये केवल हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिलेटेड टू ज्योमेट्री ही है। ठीक है, ये सारी ज्योमेट्री से ही संबंधित है। देखिए फर्स्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट। ये सब ना हम यूज करेंगे भाई बाद में जब अपने क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपको ना बिल्कुल ध्यान रखना है। First है, a straight line may be drawn from any one point to any other point.
एनी वन, यहाँ पे भाई स्पेस आएगा एनी वन के, ठीक है। एनी वन के बीच में स्पेस है, एनी अलग है, वन अलग है, ये ऐसे है। एनी वन पॉइंट, ठीक है, मतलब किसी भी एक। A straight line may be drawn from any one point to any other point. किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब भाई कोई एक ये बिंदु है, कोई एक ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। अगर ये सीधी बन जाती तो हाँ बन गई, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं और सिर्फ एक ही खींच सकते हैं। देखिए इसका, इस पोस्टुलेट्स का एक एग्जाम है, ओनली वन लाइन पास थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट। मतलब भाई एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इससे मैंने एक लाइन खींच दी, क्या आप कोई और अलग लाइन खींच सकते हो? क्या आप ऐसे खींचोगे? ये एक बिंदु पे हुई नहीं, इसका बिंदु तो एक ही आज से आ गया। या आप ऐसे घुमा घुमा के खींचोगे, यहाँ पे मिलाओगे, तो क्या ये एक लाइन हुई? नहीं, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, है ना। स्ट्रेट लाइन सिर्फ वही थी जो हमने खींची थी, ये हमारी सिर्फ स्ट्रेट लाइन थी। मतलब हम दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं। हम दो बिंदुओं से सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक ही लाइन खींच सकते हैं। ये हमारा पोस्टुलेट पहला है, हमारी पहली अभिधारणा है। और इसका एक एग्जाम है, इसका एक संशोधन है कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन, मतलब एक तरह से उसका उल्टा है, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली। एक समाप्त रेखा अनिश्चित काल तक उत्पन्न की जा सकती है। भाई ये हमने लाइन खींच दी, इसको हम कहते हैं ना कि भाई आगे तक कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं, है ना, कि इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। बस वही बात बोली है कि हम एक रेखा को किस कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा दूसरा है। तीसरा क्या है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब एक सर्कल है, ये मेरा एक सेंटर है, ये मेरी एक रेडियस है, मैंने ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरी एक रेडियस है, और मैंने इससे एक सर्कल खींचती हूँ। लेकिन क्या सिर्फ मैं इसी सेंटर और इसी रेडियस से सर्कल खींच सकती हूँ? भाई मैं तो अब की बार मानूंगी ये मेरा सेंटर है और इतनी बड़ी रेडियस है और मैं इससे सर्कल खींचूंगी, तो कैसे घूम रहा है? मैं इससे सर्कल खींचूंगी। लेकिन क्या सिर्फ इन दोनों से ही खींचा जाता है? नहीं भाई, यही सेंटर मान लिया और अब की बार मैं ये मानूंगी इससे खींचूंगी, यही सेंटर है, इतनी मांगूंगी, इससे खींचूंगी। तो मतलब हम किसी भी एक पॉइंट से सेंटर मान के, एक रेडियस मान के हम सर्कल खींच सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए, सिर्फ इससे बड़ी नहीं होगी, इससे छोटी नहीं, कितनी ही बड़ी कितनी ही छोटी कुछ भी हो, ठीक है, हम एक सर्कल खींच सकते हैं। बस यही बात उन्होंने बोली गई है। फोर्थ देखिए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंगल। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यहाँ बोलोगे मैम क्या पढ़ा रहे हैं पर भाई ये यही है बस। एक समकोण एक दूसरे अब सभी समकोण, भाई सभी समकोण कितने का होता है? कोई जो समकोण होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। और भाई दुनिया में कितने भी राइट एंगल हो, सब 90 डिग्री के ही तो होंगे ना। तो 90 तो 90 के बराबर हो गए, है ना, बिल्कुल सीधी सी बात। तो बस यही है, ठीक है, क्योंकि 90 वो 90 के इक्वल होगा, बस यही उन्होंने दिया गया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, पांचवी अभिधारणा। अब भाई फिफ्थ पोस्टुलेट्स में क्या है? अगर हम इसको पढ़ेंगे ना बुकिश लैंग्वेज में तो ये बड़ा मुश्किल सा लगेगा, लेकिन बहुत ईजी है ये भी। If a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. क्या आप बता देंगे? हिंदी में और पढ़ के देखते, समझ आया? यदि दो सीधी रेखाओं पर पड़ने वाली एक सीधी रेखा इसके एक तरफ के आंतरिक कोणों को दो समकोणों से कम एक साथ लेती है, तो दो सीधी रेखाएं यदि अनिश्चित रूप से उत्पन्न होती हैं तो उस तरफ मिलती हैं जिस पर कोणों का योग दो समकोण से कम होता है। सच चट्टी भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, समझ कुछ भी नहीं आया। तो देखिए मैं समझाती हूँ। इन्होंने क्या बोला गया है? दो सीधी रेखाएं, तोड़ तोड़ के पढ़ते, पूरा पढ़ा तो नहीं समझ में आया। दो सीधी रेखाएं, है ना, टू स्ट्रेट लाइंस पर पड़ने वाली एक सीधी रेखा, दो सीधी रेखाओं पर पड़ने वाली एक सीधी रेखा। अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। इतनी सी बात समझ में आ गई भाई, इतनी छोटी सी तो बात समझ में आई। चलिए उसको बना देते हैं। ये एक हो गई जिसको हमने एन बोल दिया, ठीक है। ये एक और हो गई जिसको हमने एन बोल दिया। इस पे कोई एक और रेखा पड़ रही है, इसको भाई आप एन बोल दो। मैंने एन बोल दिया। ये मान लीजिए स्ट्रेट लेगा, इसमें ऐसे कर्व नहीं है, ठीक है, ये बना भी टेन थोड़ा होगा लेकिन स्ट्रेट मान लो। अब इन्होंने बोला है एक ही तरफ के आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल्स। कैसे?
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। भाई इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए ये जो हमारी लाइनें हैं, ये और ये और ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4। इन्होंने बोला ये हो गए भाई हमारे इंटीरियर एंगल। ए 1 2 इंटीरियर एंगल है, 3 4 इंटीरियर एंगल है, 1 2 3 4 सारे इंटीरियर एंगल हैं। अब इन्होंने बोला है एक ही तरफ के सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड के मतलब या तो 1 2 या 3 4 साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अगर हम उन्हें एक साथ लेते हैं और वो 2 राइट एंगल से कम है, फिर से देखिए, इसके एक ही तरफ के आंतरिक कोणों को दो समकोणों से कम। भाई अगर क्या बोला है कि जब हम एक ही तरफ के क्या हो गया, या तो 1 2 हो गया या 3 4 हो गया, तो एक एंगल 1 और एंगल 2 या एंगल 3 या एंगल 4, जो भी हमारा क्या होगा, दो समकोणों से कम। समकोण कितने होते हैं, समकोण में क्या होता है, 90 का होता है। दो समकोण तो 2 गुना 90 मतलब 180। ठीक है, जो भी हमारे ये जो क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल है, हमारे आंतरिक कोण है, जो भी जिस साइड के भी हमारे किससे कम होंगे, 180 से कम होंगे। जो भी हमारे 180 से कम होंगे, या तो ये या ये, उसी साइड जो हमारी रेखा है ना वो मिल जाएंगे। अब देखिए अगर हम विजुअलाइजेशन करें तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जो 3 और 4 हैं वो 180 से कम होंगे, तो मुझे दिख रहा है ये मेरी जो रेखाएं हैं ना वो मिल जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे। और इसका भाई उल्टा भी सत्य ही है। अगर ये दो लाइनें ऐसी मिल रही है ना, तो इसका मतलब 3 और 4 ही 180 से कम होंगे, इनका जोड़। ठीक है, बस यही उन्होंने बात बोली गई है कि दो रेखाएं हैं एल और एम। अगर उन पे कोई तीसरी रेखा पड़ रही है, काट रही है, जो हमने एन बोला, और उसमें कुछ आंतरिक कोण बने, हमने देखा 4 आंतरिक कोण बने। अब एक ही साइड के 2 आंतरिक कोण, एक ही साइड के, जैसे 3 4 या 1 2, एक ही साइड के 2 आंतरिक कोण का जोड़ अगर दो समकोण यानी 180 से कम होता है, मतलब अगर एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 से कम है, इसका मतलब ये लाइनें आगे जाकर कहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, बस इतना ही था ये हमारा पोस्टुलेट। लेकिन लेकिन मैं फिर से आपको बोलूंगी, जो मैंने एक्सोम करवाए, जो मैंने पोस्टुलेट्स करवाए, इनको आपने 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, पहला क्या था, सबसे पहला हमारा जो पोस्टुलेट था वो क्या था, सबसे पहला हमारा पोस्टुलेट था कि किसी जो दो स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। इसका एक एग्जाम हमने पढ़ा कि जो भी दो हमारे अलग अलग पॉइंट हैं उनके बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, दूसरा हमारा था कि एक लाइन को हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था कि किसी भी एक सेंटर और त्रिज्या को मान के हम एक सर्कल खींच सकते हैं। चौथा हमारा क्या था कि जितने भी राइट एंगल है वो एक दूसरे के बराबर है। और पांचवा क्या था कि जब दो स्ट्रेट रेखाओं को एक रेखा काटती है, तो जिस साइड के जो हमारे इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, उस साइड जाके वो रेखाएं हमारी क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। इतनी बात समझ में आई, बस ये हमारे पोस्टुलेट्स। थोड़ा सा मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ एक पांचवा ये मान लें कि भाई थोड़ा सा आपको दिमाग लगा, वरना है ये भी इजी भी। इसी तरीके से भाई हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं इनके बीच में। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, मैं आपको ना क्वेश्चन तो आप ऐसे देखते ही समझ लोगे कि भाई क्या करना है। मेन दिक्कत आती है कि इसको पेपर में लिखे कैसे, ताकि हमें पूरे मार्क्स मिले, तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहला है हमारे एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ए बी एंड सी बी द 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन। क्या बोला गया है कि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित बिंदु है। पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, और जो पॉइंट बी है वो लाई करता है ए और सी के, और हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है। ठीक, भाई सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला ही ये एक हमारी लाइन है। ठीक है, एक लाइन बना रखी है ऐसे, उस पे मतलब ये मान लो लाइन हो गई हमारी ए और बी, और इस ए सी, फिर मीनिंग ए सी, ए सी, और कोई इनके बीच में बिंदु है बी। ये नहीं बोला एग्जैक्ट बीच में, मतलब कहीं पे भी, बस इनके बीच में है बी। लेकिन अब उन्होंने पूछा कि ये बताओ भाई कि जो ए बी है और बी सी है वो इक्वल टू ए सी है, कैसे प्रूव करोगे। भाई हमने ये वाली लाइन देखी, मुझे समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि जो
यहाँ से यहाँ तक ए बी हो गई हमारी, ठीक है, ए बी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या हो गई, बी सी हो गई, ए बी और बी सी। और जब मैं ए बी और बी सी को जोड़ रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कवर कर रही है भाई। एक तो ये हो गई इतनी, यहाँ से शुरू किया हमने, फिर हमने दोबारा यहाँ से शुरू की और यहाँ तक चली गई, ठीक है, पूरी लाइन कवर हो गई। तो मैंने बोल दिया जो ए बी और बी सी, जब इन दोनों को मैं साथ में रख देती हूँ तो ये जो ए सी है ना, ये पूरी लाइन कवर हो रही है, जो ए सी है वो पूरी लाइन कवर हो रही है ना। और हमने अपनी जो एग्जाम 4 था, याद करो, एग्जाम 4 यानी जो हमारी अभी ग्रुप थी 4, क्या बोला था आज, डेफिनेशन आ गई तो 4 क्या था, थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जो चीजें एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। भाई ए बी और बी सी को जब मैंने इकट्ठा रखा तो उसने पूरी एसी को ढक लिया, है ना। जब मैंने ए बी और बी सी को इकट्ठा रखा तो उसने पूरी एसी को ढक लिया। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ए बी प्लस बी सी इक्वल है ए सी के। इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा ए बी है और जब मैं उसमें बी सी प्लस करूंगी तो मेरा ए सी बन जाएगा, और यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। भाई बातों में तो शायद आपको समझ आ गया, पर मैम लिखे कैसे पेपर में, ऐसे तो नहीं बता सकते ना। एग्जामिनर हमारे सामने थोड़ा बैठा रहेगा कि हम उसे बोलते रहो समझ जाएगा। लिखना कैसे, तो मैं आपको लिखने का तरीका बता। भाई देखिए ऐसे लिखना है आपको, इन द गिवन फिगर, आपको मतलब ये एग्जाम उसमें ना ये फिगर दी हुई थी, ठीक है, मैंने नहीं बनाई लेकिन फिगर इसमें दी हुई थी। फिगर यहाँ पे ए है हमारा, यहाँ पे सी है, और यहाँ बीच में कहीं पे बी है, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए सी कंसाइड विद ए बी प्लस बी सी, आपको एग्जैक्ट ऐसे ही रखना है कि हमें दिख रहा है कि जो ए सी है वो कंसाइड है, संपाती है। कंसाइड का मीन होता है संपाती है ए बी और बी सी के, ए बी और बी सी के। और जो यूक्लिड का स्ट्रेंथ 4 था, यूक्लिड क्या था, एग्जाम 4 था, थिंग्स विच आर कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है। सो वी कैन से दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी के हैं। हमें बस ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। एग्जैक्ट आपको ऐसे कैसे एग्जाम में लिखना, जो मैंने आपको मुंह से बोल के बताया बस आपको उसे शब्दों में उतार देना है और वही आपका आंसर है, ठीक है, समझ आया। चले आगे, अब अपनी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज भाई एक चीज हो रहेगी, स्टेटमेंट और प्रूफ। स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट सबसे पहला है आ सेंटेंस विच कैन बी जस्ट कैन बी ट्रू और फॉल्स। मतलब भाई किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम बोलेंगे ऐसे नहीं मानेंगे भाई, हम तो इसकी पूरी वेरिफिकेशन करेंगे ये बात तो सच बोल रहा है या झूठ झूठ बोल रहा है। तो जिस बात को हम ये जांच सके कि ये बात सच है या झूठ है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा वाक्य जिसे हम ये समझ सके कि भाई ये गलत भी हो सकता है ये ठीक भी हो सकता है, हम उसको वेरीफाई करके देखेंगे, तो उस वाक्य को हम स्टेटमेंट कह देते हैं, कथन कह देते हैं। एक होती है थ्योम, थ्योम क्या, फिर भाई एक आता है हमारी थ्योम फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होती है, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड अ प्रूफ। मतलब एक ऐसी बात, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा कथन जिसको आवश्यकता होती है प्रूफ करने की, ठीक है। हम किसी भी थ्योम को ऐसे ही नहीं मान सकते, हम पहले उसको प्रूफ करके देखेंगे, उसका एक प्रूफ जरूर होता है जब भी जाके वो एक थ्योम बनती है, ठीक है। देखिए हमने एक्सोम पढ़े, उन्हें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमने पोस्टुलेट पढ़े, उन्हें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम थ्योम की बात करते हैं तो उन्हें प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। चलिए, एक आपकी थ्योम दे रखी भाई, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। हिंदी में ये क्या होता है, ये एक प्रमेय है जो हिंदी में बोला गया है कि भाई दो अलग अलग पॉइंट हैं उनके बीच में सिर्फ एक ही, अच्छा सॉरी, उन्होंने बोला एक प्रमेय होते हैं उसमें क्या बोला गया है कि दो अलग अलग लाइनें हैं और उनके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई देखो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई तो इनके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो गया। लेकिन क्या मैं कोई ऐसी लाइन खींच सकती हूँ जिसमें बीच में कोई और भी पॉइंट, भाई ये एक दो लाइन भेज दी यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसे कॉमन हो सकता है, ठीक है। या ये जो इसमें भी भाई ये लाइन अगर एक दूसरे को नहीं काट रही तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि मैं एक कोई भी लाइन ऐसी नहीं खींच पा रही
कि एक पॉइंट ये हो गया और मैंने खींच दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी। ठीक है, मतलब कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिसके पास, कोई भी दो लाइनें ऐसी नहीं है जिनके बीच में मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन होगा, मतलब एक से ज्यादा, या तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा या उनके बीच में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा, उससे ज्यादा कोई भी पॉइंट उनके बीच में कॉमन नहीं हो सकता। ये हमारी थ्योरम है। अब भाई हमने अभी भी पढ़ा कि थ्योरम को तो प्रूव करने की जरूरत है, तो चलिए प्रूव करके देखते हैं। भाई हमने अपना जो पोस्टुलेट पढ़े थे, हमने जो अपने अभिधारणाएं पढ़े थे, उसमें सबसे पहली बात क्या थी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक लाइन खींच सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसमें ही हमने एक एक्सोम पढ़ा था 5.1 करके, है ना, एक स्वयं सिद्ध पढ़ा था 5.1 करके। उसमें क्या था कि भाई दो पॉइंट, जो दो अलग अलग पॉइंट है उनके बीच में सिर्फ एक ही लाइन कॉमन हो सकती है, उनके बीच में सिर्फ एक ही लाइन कॉमन हो सकती है। इसका मतलब जो दो डिस्टिंक्ट लाइन है उनके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा, दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो पॉइंटों के बीच में सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। ये हमने पढ़ा था, और बस इसी से हमारी प्री में सिद्ध हो जाएगी। कैसे, देखिए, हमने मान लिया कि भाई मेरी दो लाइनें हैं, एक मेरी लाइन है एल, मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास एक एल लाइन है, एक मेरे पास एम लाइन है। अब मैं मान लेती हूँ खुद से कि भाई एक पॉइंट ना होगा, इसमें दो पॉइंट कॉमन है। मैंने मान लिया एक इस पे पॉइंट है ए, एक इस पे पॉइंट है बी। इसी तरीके से मैं मान लूंगी इस पे भी एक पॉइंट है ए और इस पे भी एक पॉइंट है बी, मतलब एक दूसरे भी ये पॉइंट कॉमन है इनमें। हमें यही प्रूव करना है कि भाई कॉमन नहीं है। तो आगे देखिए, ठीक है। अब लेकिन मैंने पढ़ा, भाई देखो इसको ऐसे लिखना है, पहले आपको लिखना है गिवन कि हमें क्या क्या दिया गया है, दो अलग अलग लाइनें दी गई हैं, वो हमने नाम लिख लिया एल और एम। हमें प्रूफ क्या करना है कि एल और एम के बीच में एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। हमने मान लिया हमारे पास लाइनें हैं एल और एम, दो पॉइंट रखेंगे, टू पॉइंट्स इन कॉमन ए एंड बी। फिर हमें पता था एग्जाम 5.1 उसमें क्या था कि एक ही लाइन पास हो सकती है दो अलग अलग पॉइंट से, ये हमने पढ़ा था। जिसका मतलब जो हमने माना, जो हमने अज्यूम किया, वो हमारा क्या है, वो हमारा गलत है। इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया वो हमारा गलत है। therefore two distinct line cannot have more than one point। इसका मतलब दो अलग अलग लाइनों के बीच में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। सिर्फ इन क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका होता है, जो आप बोल रहे हो बस उसे लिख दो। सबसे पहले ये एक सबसे बेस्ट तरीका कि आपको क्या दिया गया है, हमें दिया गया है दो लाइन, उसका हमने नाम लिख दिया एल और एम। हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है कि जो एल और एम है उनके बीच में एक से अधिक जो पॉइंट है वो कॉमन नहीं हो सकते। हम कैसे प्रूव करेंगे, ये हम अपना प्रमाण लिखेंगे कि हमने मान लिया हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक रेखा एल एक रेखा एम। हमने मान लिया उस पे दो समान बिंदु हैं ए और बी। लेकिन फिर हमें याद आया कि भाई हमने तो कभी गिनती पढ़ी थी 5.1 जिसमें बोला गया था कि दो पॉइंटों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन लाइन हो सकती है, दो अलग बिंदुओं से होकर सिर्फ केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया, जो हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया ना, लेट किया, माना, वो हमारा गलत हो गया। जो हमारा माना था वो हमारा गलत था, इसका मतलब कि हमारी धारणा गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग रेखाओं में एक से अधिक बिंदु समान नहीं हो सकते। इन क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका होता है, और अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आपका एक भी मार्क्स आधा भी नहीं कटेगा, पॉइंट भी नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। भाई हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है और हमें बतानी है वो ठीक है या नहीं, और ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, और ठीक है तो क्यों ठीक है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक बिंदु से होकर, एक बिंदु से होकर यहाँ पे भाई आएगा केवल, ठीक है, केवल एक रेखा गुजर सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा गुजर सकती है, तो बताइए ये चीज ठीक है या नहीं। भाई हमने पढ़ा था कि दो जो पॉइंट्स हैं, जो दो पॉइंट है उनसे केवल एक रेखा गुजर सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम एक पॉइंट की बात करते हैं तो एक पॉइंट से तो कितनी गुजार लो, ये लो, यहां से देख लो भाई, ये भी तो एक रेखा है, यहाँ भी तो एक रेखा है, यहाँ से भी एक रेखा गुजर जाएगी, यहाँ से भी, मतलब एक ही पॉइंट से, भाई ये थोड़ा पॉइंट से थोड़ा उधर जा रही है तो
आप समझ लो कि ये पॉइंट से ही जा रही, ठीक है बिल्कुल। तो हम ऐसे कितनी ही सारी रेखा यहाँ से गुजार सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा, कितने ही निकाल लो, ठीक है। तो ये हमारी जो है स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगी। हम बोलेंगे देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट, हेंस स्टेटमेंट मेंशन इज फॉल्स। हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे कि ये कथन असत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर असीमित रूप से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है। आपको इतना सा ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इन्होंने क्या बोला है, दो अलग अलग लाइन से, दो अलग अलग पॉइंट से बहुत सारी, दो अलग अलग लाइन से बहुत सारी दो अलग अलग बिंदुओं से बहुत सारी अनंत रेखाएं मतलब गुजर सकती हैं। तो नहीं भाई, अपना एग्जाम याद करो, अपना जो पोस्टुलेट था कौन सा, 1 था, और उसका एग्जाम था 5.1। उसमें बोला गया था कि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजर सकती है ना। तो हम इसको तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। थ्रू टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट देयर कैन बी ओनली वन लाइन दैट कैन बी ड्रॉन। और ये हम किसका रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज वी नो फ्रॉम पोस्टुलेट, फ्रॉम इक्लूड्स पोस्टुलेट 1, ठीक है, या एग्जाम 5.1, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसी तरह आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि दो अलग अलग बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, इसलिए ये जो कथन है ये गलत है, ठीक है। किसके द्वारा, जो हमारी अभिधारणा थी पहले, ठीक है, उसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये हमने पढ़ा था भाई कि जो एक लाइन है हम उसको इंडिपेंडेंटली अलग अलग गुजार सकते हैं। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 था, है ना, हमें अभिधारणा नंबर 2 थी कि एक लाइन को हम इंडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल तक उत्पादित कर सकते हैं। तो हाँ भाई, ये मेरा बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ये मेरी बात कैसी हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, वो कर रहा है मेरा पोस्टुलेट नंबर 2, मेरी अभिधारणा, जो हमारी, मेरी नहीं, जो यूक्लिड जी ने अभिधारणा दी थी, वो 2 अभिधारणा इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। बस आपको इतना सही लिखना है। तीसरा क्या है, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडिया आर इक्वल। यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। बिल्कुल बात ठीक है या नहीं है भाई। हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा पोस्टुलेट था, 4th पोस्टुलेट था, ठीक है, उसमें क्या था कि भाई ये एक हमारी क्या है, लाइन है, मतलब किसी भी एक बिंदु और एक त्रिज्या से हम एक सर्कल वो खींच सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि भाई सेम त्रिज्या है ये, और इससे एक और सर्कल खींचेंगे तो वो सर्कल सेम ही रहेगा ना। उनकी त्रिज्या, 2 वृत्त अगर बराबर है, 2 वृत्त अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। बराबर का क्या मतलब है, बराबर का मतलब है कि ये इसको पूरा कवर कर रहा है। हमने कौन साइड वाले अपने एग्जाम पढ़ी थी ना कि अगर वो उसको पूरा कवर कर लेता मतलब वो बराबर है। तो भाई अगर ये पूरा वृत्त ही बराबर है तो इसका कोई पार्ट है वो भी बराबर ही होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी कौन सी की, कोई भी जो कंसाइड होंगे, बोथ द सर्कल कंसाइड दस द रेडियस ऑफ 2 सर्कल शुड बी इक्वल, ये हमने अपने एग्जाम से पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी क्या बात है, ये हमारी ट्रू है, ये हमारा सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये हमें बताना है, यदि मतलब बताना है ठीक है या गलत है। यदि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई है। ये बताओ बात सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। भाई ये हमारी है ए बी, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारी ए बी है वो इस पी क्यू के इक्वल है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने बोल रखा है कि भाई जो मेरी क्या है, मेरी ये एक्स वाई है वो भी इक्वल टू पी क्यू है। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, ए बी इक्वल टू एक्स वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, भाई दोनों ही पी क्यू के इक्वल है। तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू तो रहेगी ना। तो पी क्यू की वैल्यू एक बार ए बी है और एक बार एक्स वाई है, देखो ये भी इक्वल आ गई। और हम ये किससे भी प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा एग्जाम नंबर फर्स्ट था,
सबसे पहला हमारा क्या था कि अगर कोई एक चीज अगर कोई दो चीज तीसरी चीज के इक्वल है तो वो दोनों चीज आपस में भी इक्वल होंगी। यही हमारा एग्जाम फर्स्ट था, तो उसी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एग्जाम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, हैंड द स्टेटमेंट मेंशन इज ट्रू। यूक्लिड्स अभिघृति, यूक्लिड्स अभिघृत के अनुसार कोई भी दो चीजें अगर तीसरी चीज के बराबर है तो वो दोनों आपस में भी परस्पर भी कर सकते हो, आपस में भी कर सकते हो। ठीक है, परस्पर थोड़ा शुद्ध हिंदी होता, परस्पर भी बराबर होंगी, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, आप ये सब लिख सकते हो, और मैंने भाई इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रखा है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ए बी और एक्स वाई दो रेखाएं दोनों तीसरी पंक्ति पी क्यू के बराबर है। यूक्लिड का पहला संबंध कहता है चीजें एक ही चीज के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, इसलिए रेखाएं ए बी इक्वल टू एक्स वाई है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे ना थोड़ा हिंदी में टाइपिंग एरर आ ही जाता है। दो चीजें एक ही चीज के बराबर है तो वो एक दूसरे के बराबर भी होंगी। ठीक है, इसलिए रेखा है ए बी इक्वल टू एक्स वाई है, और ये इंग्लिश में है ट्रू। इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू एक्स वाई आर टू लाइन्स बोथ आर इक्वल टू थर्ड लाइन पी क्यू। यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम स्टेट दैट थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ आया? बिल्कुल छोटे छोटे आंसर है। आगे देखिए, आगे मेरा क्या है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। पहला है हमारा पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं क्या कैसी होती हैं? देखिए, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक के लिए एक परिभाषा दीजिए। एक ऐसे अन्य शब्द जिनके लिए परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? भाई सबसे पहले इन्होंने हमें कुछ चीजें दे रखी है, हमें उन्हें डिफाइन करना है, परिभाषित करना, और फिर उन्होंने ये भी पूछा क्या कोई और भी ऐसी मतलब टर्म्स है जो हम इनमें यूज कर सकते हैं और वो हमने डिफाइन नहीं कर रखी, तो उनको भी डिफाइन करना है। तो भाई देखिए, जब हम पैरेलल लाइंस को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइंस क्या होता है ना? समझ आई? भाई पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो हमें लाइन का पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो हमें एक पॉइंट का पता होना चाहिए। ठीक है, हमें लाइन की डेफिनेशन पता होना चाहिए, हमें पॉइंट की, लाइन मतलब हमें रेखा का पता होना चाहिए, हमें बिंदु का पता होना चाहिए, बिंदु का पता होना चाहिए। फिर हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल है ना, तो हमें रेडियस का पता होना चाहिए, सर्कल का पता होना चाहिए, तो हमें पता है। स्क्वेयर है, स्क्वेयर के लिए हमें एक प्लेन का पता होना चाहिए। किसका? प्लेन का, यानी समतल का पता होना चाहिए कि समतल क्या होता है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिनका हमें पहले पता होना चाहिए, इनको डिफाइन करने से पहले। तो हमारा पहला क्या है कि भाई पॉइंट क्या होता? पॉइंट तो हमने पढ़ा था ना, पॉइंट क्या होता? अ पॉइंट इज अ, क्या होता बताओ? जिसका कोई पार्ट ही नहीं होता भाई। पॉइंट तो हमने डिफाइन किया था ना सबसे पहले, सबसे पहले हमारी जो यूक्लिड्स आपकी डेफिनेशन थी उसमें ही सबसे पहले हमने पॉइंट को पढ़ा था। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसा डायमेंशन है जिसके और पार्ट्स नहीं हो सकते, है ना, जिसके और हिस्से नहीं हो सकते। तो एक बिंदु वह है जिसका कोई हिस्सा नहीं हो सकता, वो हमारा पॉइंट हो गया। लाइन क्या होता है? लाइन की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट वे। अगर एक सीधे रास्ते में बहुत सारे हमने पॉइंट रख दिए तो वो हमें एक लाइन के जैसे नजर आती है। ये भी हमने पढ़ा था अपनी डेफिनेशंस में। भाई चलिए डेफिनेशन दिखाती हूँ आपको सारी। ये हमारी पॉइंट हो गई। लाइन हमने क्या पढ़ा था? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, या हमने ये भी पढ़ा था अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो अपने आप में बिंदुओं के समान रूप में स्थित है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने भाई प्लेन के लिए पढ़ा था, अ प्लेन सरफेस द सरफेस दैट लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक समतल सतह एक ऐसी सतह है जो अपने आप पर सीधी रेखाओं के साथ समान रूप में स्थित है। ठीक है, ये हमारी सारी डेफिनेशन थी, यही हमें चाहिए होती थी। अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमने यही डेफिनेशन चाहिए ना। तो सबसे पहले अब हमारी आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब समानांतर रेखाएं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? भाई देखो, समानांतर रेखाएं वो होती है जो हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं लेकिन कभी भी मिलती नहीं है। ठीक है, क्या होती हैं? हमेशा साथ साथ चलेंगी, कभी मिलेंगी नहीं, और हर पॉइंट पे जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा सेम होगा। जैसे जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो हमारे दरवाजे होते हैं उनके जो किनारे होते हैं वो पैरेलल लाइन शो करते हैं। हमारा जो रूम है ना, जो एक स्क्वायर रूम होता है उसका जो दरवाजा होता है वो पैरेलल होते हैं। या हमारी जो बुक्स होती हैं, बुक्स,
उनके जो किनारे होते हैं ना वो पैरेलल लाइन शो करते हैं, वो कभी भी मिलते नहीं है। और उनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। अगर डेफिनेशन बोले तो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। क्या मतलब है भाई, वही सही मतलब जो मैंने बताया कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और हर पॉइंट पे उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी सेम रहता है। हिंदी में देखे तो समानांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो कभी भी भाई इंटरसेक्ट को बोलते हैं, परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती। हाँ, समानांतर रेखाएं वो रेखाएं हैं जो कभी भी परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती और प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच की दूरी समान रहती है। प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच की दूरी समान रहती है। और जो पैरेलल लाइंस है वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती है। समानांतर रेखाएं दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं। समझ आई? बस यही आपको लिखना है भाई। देखो लिखने में ना बड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने बोल दिया, आप एक एक शब्द लिख सकते हो, है ना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा अगर मैं लिखने लगूंगी तो। फिर हाँ, हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं, जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन खड़ी है और ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पे किसका कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है। वो होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। वो एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, एक प्लेन पे इंटरसेक्ट करती हैं और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन एट राइट एंगल। द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लंबवत रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक समतल पर प्रतिच्छेदित करती हैं समकोण पर। जो एक समतल पर प्रतिच्छेद करती हैं समकोण पर, मतलब उनके प्रतिच्छेदन से समकोण बनता है, ठीक है। जब भी वो प्रतिच्छेद करेंगे, अब जरूरी नहीं है भाई यहाँ बीच में क्या, उसके कोने पे भी कर सकती हैं। बस कंडीशन ये है कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। सबसे मेन कंडीशन यही है कि ये एक प्लेन में होनी चाहिए, एक समतल में होनी चाहिए और 90 डिग्री का एंगल बनाए, बस वही हमारी होती है लंबवत रेखाएं, ठीक है। फिर आता है हमारा रेखाखंड, हमारा लाइन सेगमेंट। एक हमने पढ़ा लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट। एक हमने पढ़ी रेखा, एक हो गया रेखाखंड। खंड का मतलब क्या होता है, एक पार्ट होता है ना। जैसे देखो ये हमारी एक लाइन है भाई, ठीक है। और हम बोलते कि हमारी लाइन कितनी ही दूर तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक जाती है, हम चाहे उतनी ही बढ़ा सकते हैं। उसको तो हम बोलते हैं रेखा, उसको तो हम क्या बोलते हैं, रेखा या लाइन। एक आ गया हमारा लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। तो व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर बिकॉज ऑफ इट्स टू इन पॉइंट्स, देन द लाइन इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज टू इन पॉइंट्स। क्या मतलब है भाई? देखिए, एक लाइन सेगमेंट वो होता है, वो इसी लाइन का एक पार्ट है, इसी लाइन का एक पार्ट है। जैसे ये एक लाइन हो गई ए, इसके पॉइंट हो गई बी, इसी में से हमने एक भाई एक पार्ट निकाल लिया जो कि है सी और डी। एक पार्ट मैंने निकाल लिया सी और डी। अब भाई कंडीशन ये है कि लाइन सेगमेंट हम उसी को बोलेंगे जिसको आगे नहीं बढ़ाया जाए, जिसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। लाइन वो होगी जो अनिश्चित रूप से आगे बढ़ सकती है किसी भी छोर से, लेकिन लाइन सेगमेंट वो होगी जो किसी भी छोर से आगे ना बढ़े, जितनी है बस उतनी ही रहे, ठीक है। क्या रहे? जितनी है उतनी ही रहे। जब एक रेखा आगे भाई क्या बोलेंगे, जब एक रेखा असीमित रूप से नहीं बढ़ पाती, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। जब कोई रेखा मतलब जब किसी लाइन पे लिमिट लग जाए कि अब हम इसको और नहीं बढ़ाएंगे, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी लाइन सेगमेंट बन जाती है, वो हमारा रेखाखंड बन जाता है, ठीक है। रेखाखंड एक ऐसी रेखा है जो जिसकी लंबाई को और नहीं बढ़ाया जा सकता। आप ये भी लिख सकते हो, रेखाखंड एक ऐसी रेखा है जिसकी लंबाई को हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। फिर आती है हमारी रेडियस ऑफ अ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भाई, क्या होती है? ये हमारा एक सर्कल है। अब हमें पता है कि भाई ये एक बिंदु है और यहां से जब हम एक लाइन खींचते हैं इसके सर्कमफ्रेंस तक, तो वो हमारी रेडियस बन जाती है। बस यही हमें लिखना होता है। क्या होती है रेडियस ऑफ अ सर्कल? अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या? देखो यही वर्ड्स आपको यही लिखने हैं,
मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ हिंदी वालों को कि भाई जो हमारी वृत्त की तिर्जा होती है वो क्या होती है। वृत्त की तिर्जा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र तक खींची गई एक रेखा है। ठीक है, मतलब वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई एक रेखा ही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, a line drawn from the center of this circle to the circumference of this circle is called radius of a circle। बस आप ये शब्द लिख दोगे, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक होगी। सब कुछ रटने की जरूरत नहीं होती, जितना आपको समझ आया ना आप उसको भी वर्ड टू वर्ड लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाता है। फिर आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग क्या होता है भाई? देखो, अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो हम 9th में आ चुके हैं, हमें इतना तो पता है जो हमारा वर्ग होता है वो क्या होता है। हमारा स्क्वायर क्या होता है भाई? मुझे पता है, इसकी ना चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और ये एक चतुर्भुज है, मतलब इसकी चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं, चारों इक्वल हैं, तो एक चतुर्भुज है, उसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है। तो बस हम यही लिख सकते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर a quadrilateral in which all the four sides are said to be equal and each of its interior angle is a right angle is called square। मतलब इसका ये जो each interior angle, मतलब सभी इंटीरियर एंगल कैसे हो जाते हैं? 90 के। भाई ये मुझे लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये नहीं पता चल जाएगा कि चारों भुजाएं इक्वल हैं तो भी हमारा स्क्वायर हो गया? नहीं, हमारे पास एक और आकृति ऐसी होती है जो एक क्वाड्रिलेटरल होती है, चतुर्भुजी होती है और उसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है। डिफरेंशिएट आता है कि उसके एंगल ये 90 के नहीं होते। ठीक है, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा। क्या? एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हैं और जिसके आंतरिक कोण क्या है? जिसके आंतरिक कोण समकोण है, उसे ही हम एक वर्ग कहते हैं। ठीक है, या एक वर्ग कहलाती है। एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है और आंतरिक कोण 90 है, प्रत्येक आंतरिक कोण सभी, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण एक समकोण है, वही हमारा वर्ग है। ठीक है, a quadrilateral in which all the four sides are said to be equal and each of its interior angle is a right angle is called square। ठीक है भाई, आप कर लोगे ये सब। अगर मैं लिख के कराती हूँ तो बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने आपको हर चीज समझा दी, बस आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपको समझ में आया है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। Given any two distinct points A and B, there exists a third point C, which is in between A and B। दूसरा पढ़िए, there exist at least 3 points that are not on the same plane। Do these postulates contain any undefined term? Are these postulates consistent? Do they follow Euclid's postulates express? भाई नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए कि इन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं A और B को देखते हुए एक तीसरा बिंदु C मौजूद है जो A और B के बीच में है। यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु मौजूद है, दो समान रेखा पर नहीं है। इन्होंने एक बात क्या बोली है भाई? देखो, क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं ना तो पहली बात हमारे क्या बोलते हैं कि हमें एक लाइन दी गई है। ठीक है, लाइन क्या, हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। दूसरा इन्होंने बोला है कि कोई सी है जो इनके बीच में एग्जिट करता है, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। फिर बोला गया है देयर एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट। उन्होंने कहा कि 3 पॉइंट तो हैं लेकिन वो एक रेखा पर एग्जिट नहीं करते। ठीक है, मतलब वो एक ही लाइन पे नहीं है। अब ये बता दो, ये पोस्टुलेट्स मतलब इस पोस्टुलेट्स में कुछ अनडिफाइंड टर्म है या नहीं, ये पोस्टुलेट्स कंसिस्ट हैं या नहीं, ठीक है, संगत हैं या नहीं, और ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं या नहीं। तो मैंने आपको एक लाइन बना के दिखा भाई, एक दो बिंदु दिखा दे और एक हमने एक और बिंदु ले लिया तीसरा जो इनके बीच में है, लेकिन वो उनकी लाइन पे डिफाइन नहीं करता। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया भाई? हमें नहीं पता। अब हमें कुछ क्या पता, हमें नहीं पता ये जो ए और बी है ये लाइन से जुड़े हैं या नहीं, है ना। ये सिर्फ मतलब हमने अपना अज्यूम कर, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसा बताया नहीं गया कि जो ए और बी है वो लाइन से जुड़े हैं या नहीं, जो सी है वो एग्जैक्टली कहाँ है ना, सी का क्या स्थान है ये हमें नहीं पता। ए और बी कितनी दूरी पर है, वो उनके बीच में कोई लाइन है या नहीं, सीधी रेखा है या नहीं, ये हमें नहीं पता। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता, ये अनडिफाइंड है, ये अपरिभाषित है, हमें नहीं पता ए और बी किसी लाइन से जुड़े हैं या नहीं, सी उनके एग्जैक्ट कितनी दूरी पर है, सी का क्या स्थान है। ठीक है, ये सब चीजें हमें नहीं पता, संगत तो है। अब ये जो पोस्टुलेट है, ये अगर हम दो सिचुएशन देखते हैं, इन दोनों सिचुएशन को देखते हैं तो एक पोस्टुलेट तो हमारा बन जाता है। ठीक है,
अब जो लाइन देखिए, जैसे अगर मेरी एक लाइन सेगमेंट है, अगर मैं ऐसे खींच देती हूँ कि भाई ये एक पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, तो सी इनके बीच में आ सकता है ना। अगर वो इस पॉइंट पे रहेगा तो सी इनके बीच में आ जाएगा, लेकिन दूसरे में बोल दिया कि भाई सी इनके बीच में, मतलब सी लाइन सेगमेंट पे नहीं है, लाइन सेगमेंट पे नहीं है। तो इसका मतलब भाई ये इसके पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते, ये किसको फॉलो करते हैं, ये इसके एक्सिम्स को फॉलो करते हैं। तो हुआ ना थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, नहीं समझ आया ना कि क्या करना है। भाई देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें हमें दो सिचुएशन दी गई हैं और ये पूछा गया है क्या आपको, मतलब ये जो अभी धारणा है ये समझ में आ गई क्या या नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें नहीं समझ में आई, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता ए और बी का एक्चुअल स्टेटस क्या है, सी एग्जैक्ट कहाँ है। सिर्फ इन्होंने बोल दिया एक बिंदु सी मौजूद है ए और बी के बीच में, कितना भी बिल्कुल बीच में है ना, बिल्कुल बीच में है या नहीं है। एक प्लेन पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, है ना। हमें सी की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी गई और हमें ये भी नहीं दिया गया वो सेम प्लेन में है या नहीं, है ना, नहीं दिया गया। ये तो बोलते सेम लाइन पे नहीं है, क्या सेम प्लेन में भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया हमें। लेकिन अगर ये हम सोच लेते हैं कि भाई जो सी है वो इनके बीच में एक ही लाइन पे एग्जैक्ट करता है, तो भाई ये एक पोस्टुलेट बन जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम बोल देंगे नहीं ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, ये एग्जाम्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, if point C line between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB explained by drawing the figure। भाई देखिए इन्होंने हमें बोल दिया कि दो पॉइंट है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और जो ये देखिए ठीक है इनके बीच में मैंने एक लाइन बना दी। ये उन्होंने बोला कि जो सी है ना वो उनके बीच में लाई करता है, ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब इन्होंने बता दिया है ना, यहाँ पे इन्होंने दूरी दे दी ना कि भाई जो ए सी है वो एग्जैक्ट इक्वल है किसके, बी सी के। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट बता दिया कि बिल्कुल बीच में है, तभी तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए ना। हमें प्रूव करना है कि जो ए सी है वो हाफ बी सी है, और हमें फिगर बनानी, भाई ये हमारी बन गई फिगर। ठीक है, जब हम फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिया, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर देंगे। सबसे पहले तो हमें दिया क्या क्या है, हमें क्या गिवन है, क्या दिया गया है कि जो ए सी है वो हमारा बी सी के इक्वल है। ठीक है, ए सी क्या है हमारा बी सी के इक्वल है, और हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए सी है वो हाफ ए बी है। समझ गए, मतलब ये इसके एग्जैक्ट बीच में दिया गया है। अब भाई ये तो देखो हमें समझ ही आ रहा है कि भाई अगर ए सी इक्वल टू बी सी, इसका मतलब ये एग्जैक्ट बीच में ही है। लेकिन अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे आएंगे, भाई मैं बोल देती हूँ कि मैं इसमें, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसमें मैंने ए सी जोड़ दिया दोनों तरफ। हमने ये पढ़ा था कि अगर दो समान चीजें उनमें समान चीजें जोड़ने से रिजल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं होता, रिजल्ट पे समान रहेगा। तो हम इसमें समान चीज जोड़ेंगे, हम क्या जोड़ेंगे, एडिंग ए सी बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी एसी जोड़ दिया और मैंने यहाँ पे भी एसी जोड़ दिया। अब ये एसी क्या बन गया, ये मेरा 2AC बन गया, है ना भाई, एक एसी दो एसी बन गए। ये मेरा बीसी है और ये मेरा एसी है, भाई ये तो रहा बीसी और ये रहा मेरा एसी। तो जब मैंने बीसी और एसी को प्लस किया तो वो क्या बन गया, वो मेरा क्या बना, वो मेरा ए भी बन गया ना पूरा। क्या बन गया, मेरा पूरा बन गया, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसने इसको पूरा कंसाइड कर लिया। ये हमारा एग्जाम था कि जब कोई चीज किसी को पूरी तरह से कंसाइड कर लेती तो वो उसके बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं बी सी प्लस ए सी हमारा ए बी हो गया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ये 2AC था, ये ए बी था, 2 को उधर ले जाओ, ये ए सी हो गया, ये आ गया हाफ ए बी। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, बस इतनी सी ही तो बात थी और कुछ नहीं था। वैसे तो ये हमें दिख ही रहा था, बट भाई ठीक है मान लिया, प्रूव करते हैं। इसको सुंदर तरीके से कैसे लिखेंगे पेपर में वो देख लीजिए। हिंदी वालों इंग्लिश वालों आराम से देखो, देखो भाई हमें क्या, मैं फिगर बना देती हूँ। ये हमारे दो पॉइंट थे, ठीक है, ये मेरा ए था और ये मेरा बी था। बीच में कहीं हमें सी दे रखा था और बोला गया था जो ए सी है वो इक्वल है BC के। ठीक है, अब देखिए AC इक्वल टू BC,
यह हमें दे रखा है, हमने ऐड कर दिया AC दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट में, AC प्लस AC जोड़ दिया, BC प्लस AC जोड़ दिया, 2AC बन गया, तो BC प्लस AC बन गया। अब हमें पता है कि भाई अगर कोई किसी को कंसाइड करता है तो उसके इक्वल हो जाता है एज इट कंसाइड विद द लाइन सेगमेंट AB, क्योंकि यह रेखाखंड AB के साथ मेल खाता है। यही हमने पढ़ा था कि पूरी तरह से मेल खाता है, उसके बराबर होगा, है ना। यहाँ पे आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, एग्जाम नंबर ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन आप पेपर में पूरे स्टेटमेंट ही लिखना, ठीक है। ये हो गया। फिर 2AC इज इक्वल टू AB इफ इक्वल और एडिड टू इक्वल रिजल्ट आर इक्वल, ये हमने पढ़ा था, ये भी हमारा एग्जाम था, है ना। ये हमारा कौन सा एग्जाम था बताओ, ये हमारा सेकंड वाला था ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर ये मेरा आंसर आ गया, आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, इतनी छोटी छोटी चीजें करनी है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट मेरा क्या है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखिए भाई, अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई आप ये बताओ, अब हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था, जैसे ये है मेरी एक लाइन, क्या मानना था हमने, एक A मानना था, एक B मानना था। हम बोल रहे हैं कि भाई जो C था वो मिड पॉइंट था, हमें प्रूव करना है कि एक लाइन का बस एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। जब भी ऐसे प्रूव करने आए तो आप उसको उल्टा मान लो, जो ये कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट है, नहीं मैं तो मानूंगी एक लाइन के दो मिड पॉइंट है। मैं क्या मानूंगी भाई, एक लाइन के दो मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज को प्रूव करने का, जिसका नाम मैंने P और Q रख दिया कि भाई एक मिड पॉइंट है P और एक है हमारा Q। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि वो उस चीज को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जहां पे वो बिंदु है, वो चीज, वो बिंदु उस चीज, पूरी चीज को दो बराबर भागों में बांटेगा। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है। अब मैं बोल रही हूँ भाई इस लाइन के दो मिड पॉइंट है, एक है P, इसका मतलब जो P है वो भी इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, और अगर Q है तो Q भी इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, और बराबर भाग में होंगे, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जो मेरा AP है वो इक्वल टू BP होगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मध्य बिंदु बराबर भागों में बांटता है, तो पहला अगर मध्य बिंदु P है तो वो इसको बराबर भागों में बांटेगा। लेकिन अगर मध्य बिंदु QB है तो Q भी तो बराबर भागों में बांटेगा ना, ये बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई, बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो AP है और प्लस BP है वो पूरा AB ही है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो AQ है प्लस QB है वो भी पूरा AB ही बना रहा है। भाई हमने पूरे AB को ही तो बांटा है ना दो भागों में, जब उन दोनों भागों को हम जोड़ देंगे तो हमारा पूरा AB ही बन जाएगा ना। जैसे मेरे पास एक सेब है, मैंने उसको दो टुकड़ों में काट दिया, दो टुकड़े बन गए एक चीज से, लेकिन मुझे वापस सेब कब बनेगा, जब मैं उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दूंगी। हालांकि वो अच्छे से जुड़ेंगे नहीं, लेकिन दिखने में तो हो जाएंगे ना। इतनी बात समझ में आई, जब मैं उन दोनों ही टुकड़ों को जोड़ूंगी तभी तो पूरा सेब बनेगा। तो मैंने वही किया, दो बराबर टुकड़े थे उनको मैंने जोड़ा तो सेम चीज बन रही है। अब भाई अगर ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो क्या ये भी इसके इक्वल नहीं होगा भाई। ये हमने पढ़ा था कि एक चीज इसके इक्वल है, एक चीज इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ कि जो AP है और प्लस PB है वो किसके इक्वल होगा, AQ के और प्लस QB के। क्या मैं इतना बोल सकती हूँ, इतना आप लोगों को समझ में आया। इतना समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये देखिए, ये जो PB है, क्या मैं इसकी जगह AP लिख सकती हूँ, क्योंकि AP इक्वल टू PB है। अब भाई AP की जगह मैं AP लिखूँ या PB भी लिखूँ, क्या फर्क पड़ेगा, है तो दोनों बराबर ही, है ना। तो भाई मैंने लिख लिया AP प्लस AP, किसकी जगह लिख लिया ये मैंने, PB की जगह लिख लिया, किसकी की जगह लिख लिया, PB की जगह लिख लिया। और यहाँ पे आ गया मेरा AQ प्लस QB, ये मेरा बन गया 2AP बन गया ये मेरा। अब भाई ये जो AQ प्लस QB है ये किसके इक्वल है, AP प्लस PB के, किसके इक्वल है, AP प्लस PB के। तो क्या इसकी जगह ये आ सकता है, AP प्लस PB, इतना तो हो सकता है ना।
तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 2AP, या आप ये मान लीजिए, इसको हटाइए, या एक अच्छा तरीका ये हो जाएगा इसका, चलो मैं आपको एक और शॉर्ट तरीका बताती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। इतना समझ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये अपनी इक्वेशन उठाओ, कौन सी इक्वेशन है, AP इक्वल टू PB। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें दोनों तरफ अगर हम AP जोड़ देंगे तो AP प्लस AP और PB प्लस AP, ये बात समझ में आई, ये बन गया मेरा 2AP, और ये PB प्लस AP मेरा क्या है, इक्वल टू AB। इसके यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो AP क्या आ गया मेरा, 1/2 AB। यहाँ से ये समझ आया आपको, ये क्यों मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि भाई मुझे ये पता है कि जो भी मिड पॉइंट होगा वो इस पूरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, वो इस पूरे को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो भाई AP मैंने मान लिया कि AP क्या है, एक मिड पॉइंट है, और इसने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं ये इक्वेशन सेकंड देखूं, जो क्या है मेरा, AQ इक्वल टू QB, अगर मैं दोनों तरफ AQ जोड़ दूंगी तो AQ प्लस AQ इज इक्वल टू QB प्लस QA, तो ये बन गया 2AQ, QA AQ आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो QB और QA मेरा किसके इक्वल है, AB के, और यहां से भी मेरा क्या आ गया, AQ इज इक्वल टू 1/2AB। तो एक यहाँ से बात आ गई, एक यहाँ से बात आ गई, इसका मतलब मैंने दिखा दिया कि भाई AQ भी एक मिड पॉइंट है और AP भी एक मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि AQ और AB क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये हमने निकाल लिया ना। लेकिन जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, किसको, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, तो मेरे सामने क्या आया कि जो AP है वो इक्वल टू AQ है ना। देखो AP इक्वल टू AQ, भाई ये दोनों सेम बराबर है और AP इक्वल टू AQ है। इससे मैं क्या समझ पा रही हूँ कि जो P, इसका मतलब भाई AP यहाँ है और AQ यहाँ है, दिखने में तो हमें अलग अलग लिखने हैं लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब भाई ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये तो एक ही पॉइंट है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि P और Q अलग अलग मध्य बिंदु, वो गलत हो गया, वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, ये हमने अपना प्रूव कर दिया, क्योंकि जब हमने अलग अलग मान के भी आंसर निकाला तो P और Q तो हमारा एक ही निकला, ठीक है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने माना था वो गलत है, और किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। ये समझ में आया आपको। अब इसको लिखना कैसे, ये देख लीजिए, देख, लेट ए बी बी द लाइन सेगमेंट, यही मानना था हमने कि ए बी हमारी एक लाइन सेगमेंट है। अज्यूम हमने क्या किया था कि उसके दो मध्य बिंदु, एक पी है, एक क्यू है, आर टू डिफरेंट मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ये हमने मान लिया था। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये हमने लिखा था, है ना, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब यही होता है कि इसको दो बराबर भागों में काट रहा है। ऑल्सो पी बी प्लस ए पी इज इक्वल टू ए बी, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी सेम वैसे के वैसे ही है। इसी तरह एडिंग ए पी टू दी एलएचएस साइड एंड अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन में AP दोनों तरफ जोड़ने पर मेरा ये बन गया। इसी इक्वेशन में मतलब मैंने एक और स्टेप अदर कर दिया, तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। ये करने से हमारा सेम आंसर आ गया। भाई हिंदी वाले नाराज मत होना, मैंने हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है, ये देख लो, वो एक पेज पे नहीं आ सकता था इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन लिखा वही है जो मैंने बोल के बताया है। बस आपको इसी तरीके से अपने पेपर में लिखना है, आपका सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। चले मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई बस देखो, समझने में इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा लिखने में टेक्निकल है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। बस जैसे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे आपको लिख देना है, जो जो एक्सियोम या पोस्टुलेट का आप यूज कर रहे हो उसको भी साथ में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव डेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या बोला उन्होंने कि भाई ये हमारी फिगर दी गई है, इसमें हमें गिवन क्या है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो ए सी है वो इसके बी डी है। हमें प्रूव क्या करना है, टू बी प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। चलिए प्रूव करते हैं।
तो इन्होंने भाई हमें दिया है अपने ही क्वेश्चन का यूज करके कि जो AC है वो BD के बराबर है। AC कहाँ है, ये रहा, वो किसके बराबर है, वो BD के बराबर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, AB मतलब ये वाला किसके, CD के। देखो दोनों में ही एक्स्ट्रा आपको क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है ना। मतलब इन्होंने जब प्रूफ करने के लिए बताया, जब दिया तो BC को ऐड कर लिया, और जब प्रूफ करने के लिए बताया तो BC को घटा दिया। तो भाई अगर मैं इसमें से BC घटा दूंगी, AC माइनस BC, इसी तरीके से भाई दो चीजें इक्वल है, उनमें से अगर मैं सेम चीज घटा देती हूँ तो कोई पाप थोड़ी ना कर रही हूँ, सेम ही चीज होगी ना। ये तो हमने पढ़ा है अपना, कौन सा एग्जाम यूज करके बताओ। तीसरा एग्जाम था कि जब हम, क्या तीसरा एग्जाम था कि जब हम किसी इक्वल चीजों में से क्या करेंगे, इक्वल चीज घटा देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सब आपको लिख लेना है, मैं सिर्फ आपको ये लिख के बता रही हूँ एग्जाम 3 का हमने यूज किया है, जो हमारी अभी ग्रीक थी तीसरा, उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और जब ये देखिए, ये पूरा मेरा AC था यहाँ से यहाँ तक, इसमें से मैंने BC घटा दिया तो क्या बच गया, AB। क्या बच गया, AB। इसी तरीके से ये पूरा मेरा BD था, इसमें से मैंने BC घटा दिया तो क्या बच गया, CD। क्या बच गया, CD। और यही मुझे प्रूव करना था और ये मेरा प्रूव हो गया। था ना छोटा, सिर्फ एक एग्जाम में तो बेस था। लिखोगे कैसे, भाई लिखना ऑलमोस्ट ऐसे ही, इसमें और कोई ज्यादा महाभारत नहीं कहानी है, सिर्फ यही लिखना है। इट इज क्या क्या दिया, ये दिया गया है फिगर से हमें क्या पता चल रहा है ना। ठीक है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC और BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, यही हमें दिख रहा है। हम एक चीज में से सेम चीज माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा ही करना है। मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स कंसाइडर यूनिवर्सिटी। अब देखो भाई, अगर आपको एक जो लाइन से याद नहीं, 1 2 3 4 5, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे 5वां कुछ की बात कर रही है। तो अगर आपको याद है लाइन से, तो 5वां हमारा क्या था कि जो पार्ट है वो वुड से छोटा होगा, कि कोई भी भाग संपूर्ण भाग से क्या होगा, छोटा होगा, ये था। तो भाई इसमें क्यों माना जाता है, क्योंकि भाई क्यों माना जाता है भाई, इसमें हम क्या बता सकते हैं क्यों माना जाता है। आप एक एग्जांपल ले लो किसी भी चीज का, ठीक है, जैसे आप पिज्जा का ले सकते हो कि भाई हमारे पास एक पिज्जा है, उसके 4 स्लाइसेस है। एक पिज्जा है, उसके 4 स्लाइसेस हैं। जब मैं उसमें से एक स्लाइस उठाती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि वो जो स्लाइस है वो उस पूरे से क्या है, छोटी है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही हो गया कि भाई जो हमारा, उसका वेट भी कम होगा, उसका साइज भी कम होगा, है ना। कि जो हमारा एक पार्ट है वो पूरे वूल से, मतलब पूरे संपूर्ण भाग से क्या होएगा, छोटा होएगा हमेशा ही। बस आपको ऐसे एग्जांपल लिख के दिखाना है, इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको यही चीजें करनी है। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये कर लोगे तो आपका पूरा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी चीजें बस आपको ये थोड़े याद करने भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आज आपका ये जो चैप्टर 5 था यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इतना भारी भरकम, वो आप आज को बिल्कुल छोटा सा पिद्दी सा लगा होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद, ये सॉरी ये चैप्टर आपको याद हो गया है, आपको समझ आ गया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।